Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspapers. The first article is about Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Point first, the Government of India has launched the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana to promote employment generation and strengthen the formal workforce. इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है नए जॉब्स क्रिएट करना और वर्कर्स को फॉर्मल सेक्टर में लाना। फॉर्मल वर्कफोर्स का मतलब है कि एम्प्लॉय को सैलरी के साथ ईपीएफओ, पेंशन, इंश्योरेंस और अदर लीगल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इससे जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी दोनों ही इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं। पॉइंट सेकेंड, Prime Minister Narendra Modi is set to distribute 2,400 crore incentive under the scheme through direct benefit transfer. Government direct benefit transfer which is DBT के थ्रू 2,400 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेगी। DBT के फ़ायदे ये हैं कि पैसा डायरेक्टली बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट में ही आता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और मिडिल मैन का रोल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट, Around 15 lakh beneficiaries are expected to receive financial assistance in the initial phase of the program. 15 लाख बेनिफिशरीज़ को इनिशियल सपोर्ट। इस स्कीम के पहले फेज़ में लगभग 15 लाख लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने की चांसेस हैं और ये सपोर्ट नए एम्प्लॉयज़ को फॉर्मल एम्प्लॉय सिस्टम में एंटर करने के लिए इनकरेज करेगा। Next point, the scheme aims to support first-time employee entering the formal job market, encourage long-term employment opportunities. जो लोग पहली बार फॉर्मल जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उनको स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे। इससे यूथ को ऑर्गेनाइज सेक्टर में करियर स्टार्ट करने का मोटिवेशन भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, इंक्रीज़ होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल financial allocation for PMVBRY is about 99,446 करोड़। गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए लगभग 99,446 करोड़ एलोकेट किए हैं। इतना बड़ा बजट ये शो दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को नेशनल प्रायोरिटी के रूप में देखा जा रहा है। Next, the program targets the creation of nearly 3.5 crore jobs over the next 2 years. 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट, अगले 2 सालों में अप्रॉक्स करीब 3.5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट है, एम रखा गया है। अगर टारगेट अचीव होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में हमें हेल्प मिलेगी। Point 7. Eligible first-time employee registered with EPFO can receive incentives of up to ₹15,000. जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय EPFO में रजिस्टर्ड होंगे उन्हें 15,000 तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इससे वर्कर्स फॉर्मल पे रोल पर आने के लिए मोटिवेट होंगे और सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, employees earning a monthly wage of up to ₹1 lakh are eligible for benefits under the scheme. जिन एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 1 लाख तक है वो इस स्कीम के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इससे मिडिल इनकम और एंट्री लेवल वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, employee generating additional jobs can receive incentives up to ₹3,000 per month for each eligible employees. अगर एम्प्लॉयर एडिशनल जॉब्स क्रिएट करता है और एलिजिबल वर्कर्स को हायर करता है तो उससे हर एम्प्लॉय पर ₹3,000 पर मंथ तक इंसेंटिव मिल सकता है और इससे कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट बढ़ाने के फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। Next point, manufacturing firms will receive support for a longer period reflecting the government's focus on boosting industrial growth and domestic production. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा टाइम तक इंसेंटिव मिलेंगे। गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथ करना है क्योंकि ये सेक्टर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है।
11th point, the initiative seeks to promote employment-led economic growth, particularly in the manufacturing sector. इस स्कीम का विज़न है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जॉब्स के थ्रू आए। जब ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे उनकी इनकम बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी और इकोनॉमी में डिमांड भी जनरेट होगी। 12th point, the scheme also encourage financial literacy and saving awareness among young workers. यंग वर्कर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग्स और रिस्पॉन्सिबल मनी मैनेजमेंट के प्रति अवेयर करना भी इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है। इससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, PMVBRY is expected to help expand India's formal workforce while improving job opportunities for youth. फॉर्मल वर्कफोर्स का एक्सपेंशन। PMVBRY से भारत की फॉर्मल वर्कफोर्स और बड़ी होगी। ज़्यादा वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, जिससे लेबर मार्केट की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही एज वेल एज इम्प्रूव होगी। 14 पॉइंट, The nodal minister responsible for implementing the scheme is the Ministry of Labor and Employment. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास है। ये मिनिस्ट्री स्कीम की मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द प्रोग्राम अलायंस विद द ब्रॉडर विजन ऑफ क्रिएटिंग अ डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया थ्रू सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्कीम का फाइनल गोल सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने में कंट्रीब्यूट देना है। ज़्यादा जॉब्स, स्किल वर्कफोर्स और स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्रीज मिलकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, डील टू एंड वॉर। पॉइंट फर्स्ट, The United States lifted restrictions on Iranian ports after a new agreement aimed at reducing tension between Washington and Tehran. यूएस ने ईरानियन पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। इस डील के बाद अमेरिका ने ईरानियन पोर्ट से जुड़ी अटैच कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया है। इसका पर्पस वॉशिंगटन, यूएस और तेहरान ईरान के बीच टेंशन को कम करना है। जब सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं तो ट्रेड और शिपिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड ईरानियन प्रेसिडेंट reportedly reached an misunderstanding designed to halt the conflict and open the door of broader negotiations. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही कंट्रीज़ के लीडर्स ने एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है जो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने और फ्यूचर नेगोशिएशन का रास्ता खोलने के लिए बनी है। ये परमानेंट पीस डील नहीं है, बल्कि डायलॉग शुरू करने की एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट, the agreement include Iran's commitment to limit aspects of its enriched uranium program in exchange for economic and sanctions related relief. ईरान ने इनरिच्ड यूरेनियम प्रोग्राम के कुछ एस्पेक्ट्स को लिमिट करने की बात कही है। बदले में ईरान को इकोनॉमिक रिलीफ और सैंक्शंस में रिलैक्सेशन मिल सकती है और ये न्यूक्लियर इशू को पीसफुली मैनेज करने की कोशिश है। नेक्स्ट, द डील इनिशिएट्स a 60 days negotiation period during which both countries are expected to discuss a wider political, economic and security issue. डील के अकॉर्डिंग 60 डेज़ का नेगोशिएशन फेस रखा गया है और इस पीरियड में दोनों कंट्रीज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इशू पर डिटेल डिस्कशन करेंगी। अगर टॉक सक्सेसफुल रही तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी हो सकता है। 5 पॉइंट, ईरान सुप्रीम लीडर एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर कंटिन्यूइंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन द टू साइड्स। ईरान के सुप्रीम लीडर का सपोर्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर ने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कंटिन्यू रखने का सपोर्ट दिया। ईरान में सुप्रीम लीडर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका सपोर्ट डील के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट, द एग्रीमेंट इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज द यूएस एंड ईरान हैव लैक्ड फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस सिंस द 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन।
1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद यूएस और ईरान के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग ख़त्म ही हो गए थे, इसलिए कोई भी पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग दोनों ही कंट्रीज़ के रिलेशन में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट, as part of the arrangement, the US removed its naval restrictions that had disrupted shipping activity involving Iranian ports. अमेरिका ने कुछ नेवाल रिस्ट्रिक्शंस रिमूव की हैं जो ईरानियन पोर्ट्स के साथ शिपिंग को इफ़ेक्ट कर रहे थे। इससे मैरीटाइम ट्रेड और कार्गो मूवमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रोविजंस। पॉइंट फर्स्ट, the understanding contains important measures related to maritime trade and navigation through the Strait of Hormuz, one of the world's most strategic shipping routes. Strait of Hormuz का strategic importance, ये दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है। गल्फ़ रीजन का बहुत सारा ऑयल और गैस इसी रूट से वर्ल्ड के मार्केट्स तक पहुंचता है, इसलिए यहाँ स्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, ड्यूरिंग द 60-day ट्रांजिशन पीरियड वेसल्स विल बी अलाउड टू पास थ्रू द स्टेट विदाउट एडिशनल ट्रांजिट चार्जेस। ट्रांजिशन पीरियड के वक्त शिप को स्टेट से गुजरने के लिए एडिशनल ट्रांजिट चार्ज नहीं देने होंगे। इससे शिपिंग कंपनीज का कॉस्ट कम होगा और ट्रेड स्मूथ रहेगा। नेक्स्ट, द एग्रीमेंट क्रिएट्स कंडीशन फॉर स्मूथर नेविगेशन एंड एम्स टू रिड्यूस डिसरप्शंस टू ग्लोबल एनर्जी एंड ट्रेड फ्लोज। डील का एक ऑब्जेक्टिव है कि ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड में डिसरप्शन को कम किया जाए। अगर स्ट्रेट में टेंशन बढ़े तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हो सकती है। पॉइंट 4, Iran is expected to remove navigation related obstacles and facilitate safer movement of commercial ships. ईरान से एक्सपेक्टेड है कि कॉमर्शियल शिप्स की मूवमेंट को सेफ और स्मूथ बनाया जाए, इससे एक्सीडेंट्स और डिलेस की पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी। 5 points, सेशंस रिलीफ एंड रेगुलेटरी वेवर्स could help Iran restore oil exports to international market. Since sessions relief और regulatory waivers की वजह से ईरान इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है और इससे ईरान की इकॉनमी को रेवेन्यू मिलेगा। 6 point, the arrangement may eventually allow discussion on Iran future role in managing transit through strait. आगे चलकर स्टेट के मैनेजमेंट और नेविगेशन रूल को लेकर और डिस्कशंस हो सकती हैं, इससे रीजनल कोऑपरेशन भी इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ एंगल। पॉइंट फर्स्ट, फ्यूचर नेविगेशन अरेंजमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ। मैरीटाइम लॉ के प्रिंसिपल्स यह फॉलो होंगे। फ्यूचर नेविगेशन अरेंजमेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, इससे सभी कंट्रीज़ के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्लियर रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 is the primary international framework governing maritime rights and navigation. United States Convention on the Law of the Sea 1982 मैरीटाइम लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। ये ओशंस और सीज़ के यूज़ के रोल्स डिफाइन करता है। थर्ड पॉइंट, UNCLOS recognize the concept of transit passage allowing ships to move through the international strait used for global navigation. ट्रांजिट पैसेज को रिकॉग्नाइज करता है ये। इसका मतलब है कि शिप्स और एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल स्ट्रेट से बिना अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस के पास कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लीगल इंटरप्रिटेशन रिमेन कॉम्प्लेक्स बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट हैज़ नॉट ratified UNCLOS while Iran has signed but not formally ratified the convention. सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यूएस ने UNCLOS को रेटिफाई नहीं किया है और ईरान ने साइन तो किया है लेकिन फॉर्मली रेटिफाई नहीं किया। इसी वजह से लीगल इंटरप्रिटेशन में डिफरेंसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट, अबाउट UNCLOS।
UNCLOS is often called the Constitution of the Oceans because it established rules for governing maritime activities worldwide. Constitution of the Oceans. UNCLOS को अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशंस कहा जाता है क्योंकि ये ओशंस के गवर्नेंस के लिए बेसिक रूल प्रोवाइड करता है. सेकेंड पॉइंट, द कन्वेंशन डिवाइड्स मरीन एरियाज into major zones such as internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and high seas. मरीन जोन्स डिफाइन करता है ये. UNCLOS समुद्री एरियाज़ को, ओशंस एरियाज़ को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करता है. पहला इंटरनल वाटर्स मतलब कंट्री के पूरे कंट्रोल में. सेकेंड टेरिटरियल सी, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक सॉवरेनिटी. थर्ड कॉन्टिग्यूअस जोन, एडिशनल इन्फोर्समेंट पावर. नेक्स्ट EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब 200 माइल्स तक इकोनॉमिक राइट्स. एंड लास्ट हाई सीज मतलब सब कंट्रीज़ के लिए ओपन वाटर. पॉइंट थर्ड, इट डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोस्टल स्टेट एंड मैरीटाइम यूजर्स. ये कन्वेंशन कोस्टल स्टेट्स और मैरीटाइम यूज़र दोनों के राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन करता है. इससे डिस्प्यूट्स कम करने में मदद मिलती है. फोर्थ पॉइंट, UNCLOS सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर मैनेजिंग ऑफशोर रिसोर्स, मैरीटाइम बाउंड्रीज एंड नेविगेशन राइट्स. UNCLOS ऑफशोर्स, ऑयल, गैस, फिशरीज़ और मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के मैनेजमेंट का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. एंड fifth point, despite widespread acceptance, disagreements over interpretation continue several regions including the South China Sea and the East China Sea. UNCLOS widely expected है लेकिन इंटरप्रिटेशन को लेकर डिस्प्यूट्स अभी भी होते हैं. साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं जहां टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर डिसएग्रीमेंट्स बने हुए हैं. Next, why it's matter? Point first, the agreement could improve stability in West Asia and reduce risk to global shipping. अगर डील सक्सेसफुल होती है तो वेस्ट एशिया में टेंशन कम हो सकती है और ग्लोबल शिपिंग रूट ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, ईजियर मूवमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से स्मूथ मूवमेंट होने पर ऑयल और गैस सप्लाई स्टेबल रहेंगी. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस पर पड़ता है. थर्ड पॉइंट, द डील हाईलाइट्स द कंटिन्यूइंग इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल लॉ इन मैनेजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन. और ये दिखाता है, शो करता है कि डिप्लोमेसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ आज भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं.